मुंबई की एक चॉल में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे अभी अभी वहाँ से होकर भयंकर तूफान गुजरा हो। वहीं एक कोने में सुनीता अपने दूध मुहे बच्चे को सीने से लगाए सिसकियां भर रही है और उसका शौहर मदन नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, देर से आऊंगा तो खाना भी नहीं देती है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बच्चे को पैदा हुए, थोड़ा तो समझ जाने देते। तूने फिर जबान चलाई तो? उसे मारने के लिए उठता है लेकिन नशे में लुढ़क जाता है। चल गुड्डू, अब बर्दाश्त नहीं होता, हम कहीं और रहेंगे। सुनीता गुड्डू को गोद में उठाए कुछ सामान गठरी में बांधकर गठरी सर पर रखकर गुड्डू को सीने से चिपकाकर घर से निकल जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, अरे कहाँ मर गई? कुछ खाने को दे दे, जो है वही दे दे। पूरे घर में उसे तलाश करता है पर सुनीता नहीं मिलती है। कहाँ गायब हो गई? कहीं नाराज होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई? मैं भी तो नशे में पागल हो गया था, क्या जरूरत थी उस बेचारी पर हाथ उठाने की। वो घर में कुछ खाने के लिए ढूंढता है। बावर्ची खाने में 4-5 रोटियां हैं और तरकारी देखकर वो भर पेट खाकर घर से रवाना हो जाता है, लेकिन सुनीता उसे कहीं नजर नहीं आती। वो मायूस होकर घर वापस आता है। घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब जाऊं कहाँ? रात के अंधेरे में भटकने से तो अच्छा है वापस घर ही चली जाती हूँ, तब तक सवेरा हो जाएगा। वो घर पहुँची तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक खूबसूरत पालना रखा हुआ था। ये पालना तो बेहद खूबसूरत है, मेरा गुड्डू इसमें आराम से सो सकता है। ये सोचकर वो घर में दाखिल हुई और गुड्डू को चटाई पर लिटाकर फौरन बाहर से पालना खींचकर अंदर ले आई। तभी मदन उठ गया और सुनीता को देखते ही, सुनीता, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया लेकिन तुम मिली ही नहीं। सोचा तो यही था कि रोज रोज लात मुक्के खाने से बेहतर है कि खुद को और गुड्डू को खत्म कर दूं, लेकिन मासूम गुड्डू का चेहरा देखकर दिल पिघल गया। अरे पगली, तुम क्यों गई? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़े ही किया था। वो तो कल एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, इसलिए उसने थोड़ी बहुत पिला दी थी। क्या सारे मर्द अपनी बीवियों को इसी तरह पीटते हैं? आपको ये ख्याल नहीं आया कि 1 हफ्ते पहले ही गुड्डू पैदा हुआ है? अरे मैं रोज थोड़े ही पीता हूँ। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे। ले, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दे, अब कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो, मैं गुड्डू को सुलाकर खाना बनाती हूँ। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। काम पर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, आज काम पर जाने का दिल नहीं है। जरा ये पालना सही जगह पर रखवा दीजिए। ये कहाँ से लाई इतना खूबसूरत पालना? मालूम नहीं, घर के बाहर रखा हुआ था, मैं अंदर ले आई। दोनों मिलकर पालने को कोठरी के कोने में रख देते हैं। सुनीता उस पर अपनी पुरानी साड़ी तह करके बिछा देती है और गुड्डू को पालने में सुला देती है और गुड्डू से कहती है, हमारे नसीब में तो एक खाट भी नहीं है और ये जनाब अमीर बच्चों की तरह पालने में सोए हैं। तभी उनके घर में एक आवाज होती है और पलंग बिछ जाती है। अरे ये कहाँ से आ गया? इस पर तो आरामदेह गद्दा और तकिया भी है। बैठकर देखो कितना नरम है। इतने छोटे से घर में पलंग बिछ जाने के बाद तो जगह ही नहीं बची। बड़ा सा घर होता तो कितना बेहतर होता। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और तेज रोशनी के साथ उनका छोटा घर एक बड़े आलीशान घर में तब्दील हो गया। सुनो, तुम रात में कोई जादू वादू सीख रही थी क्या? अरे मैं तो सारी रात भटक रही थी। मुझे लग रहा है कहीं ये पालना कोई जादू तो नहीं कर रहा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर पालना जादुई है तब तो हमारे पास ढेर सारी धन दौलत आ जानी चाहिए। अरे अरे, ये क्या? इतने रुपए कहाँ से आ गए? ये देखो, गुड्डू के पालने में नोटों की गड्डियाँ बिखरी हैं। नोट देखकर सुनीता कहती है, या खुदा, हम तो अमीर हो गए। अब तो मुझे मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं है। इन रुपयों से सीमेंट और ईंटों की अपनी एक दुकान खोल लेंगे। दुकान खूब चल निकली। सुनीता के मुंह से कुछ भी निकलते ही पालना उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक बार मदन घर से सारी रात गायब रहता है। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। देखो सुनीता, कुछ कहना मत, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आज पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बैठा लिया था। मेरे मना करने के बावजूद वो कहने लगे, अब तो मदन बड़ा आदमी बन गया है, हमारे पास क्यों बैठेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है। फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपकी दलीलों से पहले ही तंग आ चुकी थी। आप उन लोगों को पैसे देकर छुटकारा पा सकते थे। आपका वहाँ सारी रात बैठना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़ो, मैं नहा धोकर आता हूँ, तब तक कुछ नाश्ता लगा दो। गुड्डू को सुला कर आती हूँ, तभी तो नाश्ता बनाऊंगी।
मदन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पालने के ऊपर एक लात मारते हुए कहा, ले, इसी के बलबूते पर तू ज्यादा जबान चला रही है ना, अभी इसे निकालकर बाहर फेंकता हूँ। मदन की काफी कोशिशों के बावजूद पालना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मदन थककर चिल्लाते हुए कहा, आज तेरी खैर नहीं, बहुत चपड़ चपड़ करने लगी है। अचानक उसके हाथों को झटका लगा, जैसे किसी पोशीदा ताकत ने उसका हाथ मरोड़ दिया हो और दर्द से वो छटपटा उठा। सुनीता, इससे कहो कि मेरा हाथ छोड़ दे। मैं समझ गया, ये पालना तुझे मेरे जैसे नीच इंसान से महफूज रखने के लिए आया है। मैं मर जाऊंगा, बस एक बार माफ कर दे मुझे। मैं क्या करूं इसमें? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सुनीता, माफ कर दो, तुम्हें गुड्डू की कसम, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मदन, ये आखिरी बार है, कहे देती हूँ। पालना, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, छोड़ दीजिए इसे। मदन का हाथ छूट गया था। उसके बाद मदन एकदम शांत होकर लेट गया। उस दिन के बाद से मदन का सारा गुस्सा और नशा दोनों खत्म हो गए थे। अब वो सीधा घर आने लगा और गुड्डू और सुनीता को वक्त देने लगा। सब खुश थे। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजर गया। मदन के बगल में ही गजोधर की सीमेंट की दुकान थी। पहले उसकी दुकान काफी चलती थी, लेकिन जब से मदन की दुकान खुली है तब से उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। एक दिन गजोधर कहता है, मदन, तुम यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, वरना मैं तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा। क्यों हटाऊं? मैंने इस दुकान में पैसे लगाए हैं। ठीक है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी आती है मुझे। वो धमकी देकर चला गया। मदन जब दुकान बंद करके वापस आया तो बहुत फिक्रमंद था। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा है? मदन ने सुनीता को सारी बात तफसील से बताई। गजोधर उसके पीछे पीछे आकर उसके घर के बाहर खिड़की के पास सारी बातें सुन रहा था। अगर वाकई में उसने गुस्से में आकर आग लगा दी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कितना रुपया लगाकर दुकान खोली थी। आप फिक्र मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं उस गजोधर से डरने की। हमारा जादुई पालना है ना, वो कुछ नहीं होने देगा। ये औरत किसी जादुई पालने की बात कर रही है, जरा देखूं तो सही। वो पंजों के बल खड़ा होकर उसके घर में झांक रहा है और वो खूबसूरत पालना देखकर वो हैरान हो जाता है। वो वहाँ से वापस लौट आता है, लेकिन वो पालना उसकी आंखों में बस चुका था। दूसरे दिन वो मदन की दुकान पर जाकर, अब तक तो तुमने दुकान बंद करने के बारे में सोच लिया होगा। मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, बाद में मुझे कुछ मत कहना। उसने दिल ही दिल में एक मंसूबा तैयार कर लिया और उसने उसके घर एक आदमी को भेज दिया। उस आदमी ने सुनीता के घर का दरवाजा खटखटाया। आपकी दुकान में आग लग गई है, जल्दी चलिए। अब आएगा मजा। चलो, अब जल्दी से इसके घर से वो पालना निकाल लो। उसने पालना निकालकर अपनी गाड़ी में रखवा दिया और घर आकर एक कोने में रख दिया। फिर दुकान पर पहुंच गया। सुनीता जब दुकान पर पहुंची तो वहाँ सब कुछ ठीक था। मदन उसे देखते ही, अरे तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? मुझे शायद किसी ने बेवकूफ बनाया है। उसने मदन को सारी बात तफसील से बताई। उसने बिना देर किए वापस घर पहुंची तो पालना घर से गायब हो चुका था। सुनीता सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। गजोधर जब अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पालने से, जादुई पालने, जल्दी दिखा अपना जादू, मुझे बहुत सारे रुपए दे दे। तभी पालने से एक मोटा डंडा निकलकर गजोधर की धुनाई करने लगा। उसकी मार से गजोधर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जब मार खाकर वो अधमरा होकर गिर पड़ा तब पालना अपने आप चलते चलते सुनीता के घर में दाखिल हो गया। अरे गुड्डू का जादुई पालना आ गया वापस। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे ख्याल आया कि जैसे तुम्हें कोई उठाकर ले गया हो। उसने गुड्डू को पालने में सुला दिया। मदन आया तो उसने कहा, आपको पता है, मैं जब घर पहुंची तो पालना कोई उठा ले गया था, लेकिन ये खुद ब खुद वापस आ गया। मदन की दुकान पर गजोधर का एक नौकर जो कभी कभी उसके पास आता जाता था, उसने आकर इत्तला दी। मदन भाई, बड़ी हैरानी की बात है, गजोधर भाई एक पालना खरीद कर लाए थे। उससे उन्होंने कुछ कहा, तभी पालने से एक डंडा निकला और उनकी धुनाई कर दी। वो अस्पताल में भर्ती हैं। मदन घर वापस आया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ, वो पालना गजोधर ही लेकर गया था। वो अस्पताल में भर्ती है। चलो, हमें हमारा पालना मिल गया। हमारे लिए यही बहुत है। उसने जैसा किया उसका फल उसे मिल गया।